स्वागत है सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो सर्कुलेटरी सिस्टम पर ही था, लेकिन वहां हमने डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन, परिसंचरण तंत्र का जनरल सामान्य जानकारियां प्राप्त की थी, लेकिन साथ में हमने हमारी बॉडी में क्या इंपोर्टेंसी है, क्या महत्व है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये भी हमने पता किया था। और साथ में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स जो होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने डिटेल से जान लिया था। अब थोड़ा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो हर चीज को आप समझिएगा, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कवर किया जाएगा और लगभग सारे क्वेश्चंस जो आज तक पूछे गए हैं, ठीक है, और जो नवीनतम जो क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी क्वेश्चनों पर भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर। तो मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम तीन चीजें जनरली पढ़ते हैं। नंबर 1 हमें पढ़ना होता है ब्लड के बारे में, ठीक है। नंबर 2 हमें पढ़ना होता है ब्लड वेसल्स पर चर्चा करनी होती है, मतलब आर्टरीज वगैरह हैं, वेन्स वगैरह है, कैपिलरीज हैं, धमनी, शिरा, केशिकाएं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना होता है। और नंबर 3 हमें डिस्कस करना होता है हार्ट के बारे में, यानी कि हृदय के बारे में। मतलब हम हृदय की जो फिजियोलॉजी है, जो एनाटॉमी है, उसकी जो संरचना है, कार्य की है, ये सारी बातें हम डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो बेस्ड रहेगा वो फुली ब्लड पर रहेगा, ठीक है। तो ब्लड को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिएगा। अगर एक अपन बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की, जिसको कहा जाता है क्या, जिसको कहा जाता है रुधिर कहा जाता है, ठीक है। तो इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले कॉमन बातें कर लेते हैं, फिर ब्लड के अंदर अपन चलेंगे। तो ब्लड जो है, ये जो रुधिर है, इस रुधिर की स्टडी को क्या कहा जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बन के आएगा हमारे सामने, प्रश्न बन के आएगा, तो देखो हीमेटोलॉजी करके टर्म दिया जाता है, हीमेटोलॉजी, ठीक है। हिपेटोलॉजी नहीं करना है। अगर यहां में की जगह पे दिखाई देता है, मतलब वहां लीवर का अध्ययन किया जाएगा। अगर यकृत का अध्ययन पूछा जाए तो हिपेटोलॉजी, लेकिन यहां पर अगर ब्लड का अगर स्टडी की जा रही है तो वहां पर हीमेटोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा, नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, उत्पत्ति या ओरिजिन की बात पूछी जाती है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, ठीक है, उन सब का निर्माण, उन सब की जो ओरिजिन हुई है, जो उत्पत्ति हुई है, वो एक विशेष प्रकार की भ्रूणीय परत से हुई है। या तो कोई अंग बना होगा एक्टोडर्म से, या मेसोडर्म से, या एंडोडर्म से। तो इस ब्लड की जो उत्पत्ति हुई है, आप याद रखिएगा, मेसोडर्म से, मेसोडर्म से। हालांकि सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा ही किससे बना है, मेसोडर्म से बना है, लेकिन मैंने कुछ एक्सेप्शन भी बताए हैं, कुछ अपवाद भी बताए हैं। वो अपवाद हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप याद रखिएगा मेसोडर्म से हुई है। ब्लड के बारे में जनरल बातें कर लेते हैं अपन। अच्छा, ब्लड की अगर पीएच पूछी जाए, आपको बहुत बार पूछा गया है पीएच कितनी होती है ब्लड की, तो 7.4 है ना, 7.4 जो है ये पीएच होती है। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख सकता हूँ पीएच जो होती है वो हल्की क्षारीय होती है, हल्की क्षारीय पीएच होती है। पीएच का मतलब तो हम जानते ही हैं, पावर ऑफ H+ आयनों की संख्या, है ना। पीएच का मतलब तो हम अच्छे से जानते हैं, सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाई थी, ठीक है। एसिडिक नेचर है या अपन बेसिक नेचर है या न्यूट्रल है, तो वो 0 to 14 तक की एक स्केल बनी है, 0 to 14 तक की। तो 7 के जो बाद में हैं वो सारे बेसिक नेचर के हैं, और 7 से जो 0 to 7 के बीच में जितने भी आएंगे वो एसिडिक नेचर के हैं, और जो 7 पे हैं वो न्यूट्रल हैं। ये सारी बातें हम 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज्यादा इस पीएच पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो ब्लड जो है, ये जो रुधिर है, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, इसकी शरीर में कितनी क्वांटिटी है, तो लगभग आप मान के चलिए 5 से 6 लीटर जो है
5 से 6 लीटर की अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी में ये ब्लड पाया जाएगा। मतलब बॉडी का जो वेट है उसका 7 से 8% का जो हिस्सा होता है वो ब्लड का होता है, आप ये मान के चलिए। और एक चीज और याद रखिएगा, फीमेल जो है उसमें मेल की अगर कंपैरिजन की जाए, तुलना की जाए मेल से, किसमें, फीमेल की, तो फीमेल के अंदर हाफ या 1 लीटर ब्लड जो होगा वो हमेशा कम ही होगा। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखें। 5 से 6 लीटर ब्लड है, ये समझ में आ रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछा जाए कि ब्लड जो है कौन सा टिश्यू है, हमें पता है कि हमारी बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। नंबर 1 एपिथेलियम टिश्यू मतलब उपकला ऊतक, नंबर 2 अपन बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक, नंबर 3 तंत्रिका ऊतक, और नंबर 4 हम पेशी ऊतकों की बात करते हैं। तो ये ब्लड किस टिश्यू में रखा गया है, तो आप कहोगे संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, तो आप कहोगे तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक जो है ये ऊतक कौन सा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक। किस प्रकार का है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये बॉडी के हर पार्ट को कनेक्ट करेगा, हर हिस्से को जोड़ने का काम करेगा कौन, ब्लड करेगा, बॉडी के हर भाग को कनेक्ट करेगा। ठीक है, इतनी बात जान लेनी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज और याद रखिएगा, ये जो ब्लड है इसका जो आकलन किया जाता है, जो गणना की जाती है, जो मात्रा बॉडी में मापी जाती है, वो किसके, देखो जिस प्रकार से हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं, आपको पता होगा स्फेग्मोमेनोमीटर के द्वारा, हम हृदय की धड़कन को मापते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा, वैसे ही इस ब्लड को भी मापन के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है। आप याद रखिएगा, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। आप अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर आप इन सब चीजों को नोट कर सकते हो साथ साथ में। ठीक है, तो ये चीजें हमें ब्लड के बारे में जनरल बातें हैं जो पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं ब्लड के कॉम्पोजिशन को लेकर के बातें करते हैं, संगठन की बातें करते हैं कि ब्लड क्या है और किन किन से मिलकर के बना है। तो अच्छे से समझने की कोशिश करनी है और चीज को जान लेना है कि ब्लड क्या है और किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये उपस्थित रहता है। तो सारी बातें हम करने वाले हैं ब्लड को लेकर के। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा ब्लड के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी इसके संगठन की बातें कर लेते हैं। रुधिर का ब्लड का जो संगठन है वो संगठन किस प्रकार का है, कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो इसके अंदर मिले हुए हैं। तो देखो 2 चीजें हैं, एक तो है प्लाज्मा वाला भाग। रुधिर में क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा भाग है, तो हम कहेंगे तरल भाग है, तरल भाग है, लिक्विड फॉर्म में प्लाज्मा पाया जाएगा। नंबर 2 पे बात की जाए तो मैं यहां लिख सकता हूं रुधिर जो कणिकाएं हैं, रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं मैं कह सकता हूं, है ना, ब्लड कार्पसूल्स जिनको मैं कह सकता हूं। ठीक है, रक्त कणिकाएं या जो कोशिकाएं हैं, है ना, ये जीवित भाग है ना, मतलब रुधिर कणिकाएं और कोशिकाएं हैं एक तो, और दूसरी चीज क्या है, प्लाज्मा है। अब इनका परसेंट कितना है, तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई दफा एग्जाम्स में पूछा जाता है। 55% जो हिस्सा है, 55% जो भाग है ब्लड के अंदर वो किसका है, प्लाज्मा का है। और रुधिर कणिकाओं की बात की जाए ना तो 45% भाग जो होता है, 45% जो भाग होता है उसको कहा जाता है, मतलब ये 45% भाग रुधिर कणिकाओं का है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हम पढ़ते हैं, हम स्टडी करेंगे अभी कुछ देर बाद में। तो एक चीज और यहां से एक सवाल बन के आता है, रक्त की जो कणिकाएं हैं इनकी प्रतिशतता को क्या कहा जाता है, रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता को क्या कहा जाता है। तो इस प्रतिशतता को एक टर्म दिया जाता है जो एग्जाम में पूछा गया है, आप याद रखिएगा, हीमेटोक्रिट करके। हीमेटोक्रिट, ये हीमेटोक्रिट क्या है, ये प्रतिशतता को दर्शाता है। ब्लड जो कार्पसूल्स हैं उनकी परसेंटेज को कौन शो करवाएगा, तो हम कहेंगे हीमेटोक्रिट करके। ये टर्म यूज लेते हैं प्रतिशतता को लेकर के, किसकी प्रतिशतता को लेकर के, तो ब्लड कार्पसूल्स की प्रतिशतता को लेकर के हम हीमेटोक्रिट जो है टेक्निकल जो वर्ड है इसको यूज में लेते हैं। कितना परसेंट है, 45%। हम पहले बात कर लेते हैं प्लाज्मा पर, उसके बाद में हम बात करेंगे रुधिर कणिकाओं पर। अब देखो प्लाज्मा का जो संगठन है, प्लाज्मा का जो संगठन है इसको फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में आप देखोगे
कि जो जल है, जो वाटर है, उसकी क्वांटिटी कितनी है? 90%। मतलब 90% जो है वो कौन है? प्लाज्मा के अंदर वाटर है। और 10% जो है, 10% जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं, जैसे आप प्रोटीन की बातें करोगे, है ना, कार्बनिक पदार्थों के अंदर प्रोटीन है। कौन से प्रोटीन है? तो आप अभी देखेंगे एल्ब्यूमिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है ना, इम्यूनोग्लोबिन है। तो ये कई सारी प्रोटीन्स यहाँ पर ऐड होने वाली है। तो 10% कौन मौजूद है? तो आप कहोगे कार्बनिक व अकार्बनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक जो पदार्थ हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड रहेंगे। ठीक है। 90% वाटर कहाँ से आया? तो हमें अच्छे से मालूम है कि वाटर जो है भाई ये प्लाज्मा बना कैसे। ठीक है, प्लाज्मा बना कैसे? तो देखो वाटर 90% है, बाकी 10% जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। लेकिन ये वाटर प्लाज्मा को बनाने के लिए कहाँ से आया है? तो हम जो पानी लेते हैं, हम जो पानी पीते हैं, वो पानी पूरा का पूरा हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करेगा या बॉडी को। हमें पता है कि बॉडी का 70% जो भाग है, 70% जो हिस्सा है हमारे शरीर का, वो किससे बना है? पानी से बना है। तो हमने जो पानी पिया है वो पानी जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। स्टोमक में एब्जॉर्ब होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। और वहां की सब म्यूकोसा जो है, इंटेस्टाइन की जो सब म्यूकोसा है, वहां की ब्लड जो वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, वहां से डायरेक्ट वहां इंक्लूड कर दिया जाता है, वहां पर उस पानी को भेज दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से पानी की जो डिमांड है उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, तो पानी कहाँ से आया ये हमें पता लग गया। ठीक है, प्लाज्मा जो है तरल है, कैसा है? मतलब जनरली ये प्लाज्मा जो है नेचर कैसा होता है इसका, आप ये भी याद रखें, ये क्षारीय होता है। पहली चीज क्षारीय होता है, और ये हल्का पीले रंग का होता है, हल्का पीला क्षारीय, हल्का पीला क्षारीय। कौन? प्लाज्मा। तो ये पीला रंग कहाँ से आया ये भी हम पता करेंगे, और ये क्षारीय नेचर इस प्लाज्मा का कहाँ से आया है वो भी हम पता करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो देखो जनरली अपन बात करते हैं इसके अंदर एक तो प्रोटीन्स हैं। अब प्रोटीन्स कौन कौन सी है तो आप देखिएगा, नंबर 1 पे बात की जाए तो एल्ब्यूमिन याद रख सकते हो। ठीक है, एल्ब्यूमिन। नंबर 2 पे मैं बात करूं ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। नंबर 4 प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये 4 प्रकार की प्रोटीन मौजूद है किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। ये बात एनसीईआरटी में लिखी है, तो वहीं उसी को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन है? एल्ब्यूमिन है। प्रोटीन का परसेंट जो है 45 to 50% एल्ब्यूमिन का है। अब एल्ब्यूमिन का क्या काम है, ग्लोब्यूलिन का क्या काम है, फाइब्रिनोजन का क्या काम है, ये जनरल बातें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। तो एल्ब्यूमिन का काम क्या है? ये एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो क्या काम करेगी? तो यह जो है परासरणीय जो सांद्रता है, संतुलन, परासरणीय मतलब जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है, जो कंसंट्रेशन है, उसका बैलेंस करने का काम कौन करेगी? एल्ब्यूमिन करेगी। मतलब ये जो प्रोटीन है ये हमें पता है कि जल स्नेही नेचर की होती है, मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर होता है एल्ब्यूमिन का। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है, मतलब ये मान लीजिए कि ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है, तो यहाँ पर ब्लड तो बह ही रहा है, ब्लड तो अंदर चल ही रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं जो डॉट बना रहा हूं, ये जो डॉट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो डॉट है
ये जनरली क्या है, प्रोटीन है। इनका नेचर कैसा है, प्रोटीन नेचर है। तो ये प्रोटीन्स क्या करेगी, वाटर जो बाहर की ओर जो वाटर चल रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है या बाहर की ओर जो फ्लूइड है, तो इस के अंदर जो है यहां से वाटर की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए वाटर बाहर से कहां की ओर आएगा, भीतर की ओर आएगा। किसकी वजह से आएगा, एल्ब्यूमिन की वजह से। मतलब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक जो रेगुलेशन है उस रेगुलेशन को बनाए रखने में इस एल्ब्यूमिन की बहुत बड़ी हेल्प है। सीधा सवाल पूछा जाएगा और डायरेक्ट हमें आंसर दे देना है, एल्ब्यूमिन का काम क्या है, परासरणीय सांद्रता का संतुलन करना। नंबर 2 पे मैं ग्लोबुलिन की बात करूं तो ये 3 टाइप की है, एल्फा है, बीटा है और अगर गामा की बात की जाए तो एल्फा, बीटा और गामा ये 3 प्रकार की एल्ब्यूमिन है, सॉरी ग्लोबुलिन है, माफ कीजिएगा। तो ये एल्फा, बीटा और जो गामा है, यहां आप क्या देखोगे, ये इम्यूनोग्लोबिन प्रकार की, मतलब ये जो हमारी प्रतिरक्षा जो है, इम्यूनोग्लोबिन हमारी जो इम्यूनिटी है उस इम्यूनिटी को मेंटेन करना, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम आपने सुना होगा, IgA, IgD, IgG, IgE, है ना। तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स जो हैं, मतलब हमारी इम्यूनिटी में कौन हेल्पफुल रहेगा, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन रहेगी। स्पेशली कौन, किसके ऊपर बातें करते हैं अपन, है ना, गामा जो है, ग्लोबुलिन जो गामा है ना। अल्फा बीटा पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। ग्लोबुलिन जो है प्रोटीन कौन सी, तो आप कहोगे गामा। इसमें भी आप जैसे गाड़ी में करके याद रख सकते हो। गाड़ी में करके कैसे याद रखोगे, तो देखो 5 प्रकार की है, आप देखोगे IgG, IgA, IgD, IgE और IgM। तो गाड़ी में करके आप याद रख सकते हो कौन कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है। तो 5 प्रकार की है, GADE और M। IG का मतलब इम्यूनोग्लोबिन, मतलब इम्यूनिटी से जुड़ी हुई है। अब फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का क्या काम है, तो ये दोनों प्रोटीन्स क्या करेगी, रुधिर का थक्का, ब्लड की जो क्लोटिंग करनी होती है, थक्का बनाने में सहायक, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प होती है किसकी, फाइब्रिनोजन की और प्रोथ्रोम्बिन की। ये दोनों मतलब सोल्यूबल होती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो क्लोटिंग की टाइमिंग के अंदर ये क्लोट बनाने में हेल्प करती है। आप इतना याद रखें, फाइब्रिन, हालांकि क्लोटिंग पर हम जरूर नेक्स्ट वीडियो जो होगा ब्लड क्लोटिंग पर भी होगा, प्लस RH फैक्टर पर भी होगा और ब्लड ग्रुप पर भी होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड यहाँ पर इतना ही कंप्लीट नहीं होना है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, इनका निर्माण किसने किया, तो देखो एल्ब्यूमिन को किसने बनाया, तो एल्ब्यूमिन को बनाया है किसने, लीवर ने, यकृत ने, आप ये भी याद रखें। प्रोथ्रोम्बिन को किसने बनाया है, तो आप ये भी याद रखें, लीवर ने। इनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, एल्ब्यूमिन का। सबसे कम किसका है, प्रोथ्रोम्बिन का और फाइब्रिनोजन का। ग्लोबुलिन जो है वो कितने टाइप की है, अल्फा, बीटा, गामा। क्या करती है, इम्यूनिटी को जो है ग्रो करने का काम करती है, इम्यूनिटी जो है उसको बढ़ाने का काम करती है ये ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन क्या करती है, तो ऑस्मोटिक रेगुलेशन का काम करती है। परासरणीय जो नियमन है, बॉडी के अंदर संतुलन है, वो संतुलन बनाने का काम एल्ब्यूमिन करती है। एल्ब्यूमिन को लीवर ने बनाया, प्रोथ्रोम्बिन को भी लीवर ने बनाया। लीवर के बहुत सारे काम हैं, इतने सारे काम है कि हम मतलब शायद सोच भी नहीं सकते कि इतने सारे काम भी कोई ऑर्गन कर सकता है क्या, सबसे ज्यादा काम करेगा, ठीक है। ब्लड का पूरे प्रबंधक जो है, मैनेजर है, वो मैनेजर कौन है, यकृत ही है। खैर, तो ग्लोबुलिन जो है इसको किसने बनाया, ये भी सवाल आता है। तो देखो ग्लोबुलिन को बनाने वाली एक सेल है, WBC सेल है। हालांकि वो थोड़ा टाइप्स अलग आ जाता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। जो ये प्लाज्मा कोशिकाएं होती है, प्लाज्मा कोशिका, इस प्लाज्मा कोशिका ने ब्लड में पाई जाने वाली एक कोशिका है, प्लाज्मा कोशिका, जिसने ग्लोबुलिन बनाया, ठीक है। एल्ब्यूमिन को लीवर ने बनाया, प्रोथ्रोम्बिन को लीवर ने बनाया। एल्ब्यूमिन की सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है ब्लड के अंदर, प्रोटीन के लेवल पर देखा जाए तो प्रोथ्रोम्बिन जो है थोड़ी कम क्वांटिटी में है, इसको भी लीवर ने बनाया। तो ये सारी बातें हमें क्या है, समझ में आ रही है।
थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये तो नंबर 1 बात होगी प्रोटीन पे। नंबर 2 में बातें करूं, हम प्लाज्मा में ही चल रहे हैं अभी। नंबर 2 पे मैं बात करूं तो हम यहां ले लेते हैं पोषक पदार्थों को। पोषक पदार्थों की बात की जाए तो इसी प्लाज्मा में आप देखोगे ये जो ग्लूकोज वगैरह है, ठीक है, अमीनो एसिड वगैरह है, अमीनो अम्ल वगैरह है ना। ये आप देखोगे वसा जो होगी, फैट जो होगी, वो किस रूप में पाई जाएगी? कोलेस्ट्रॉल के रूप में यहाँ पर क्या पाई जाएगी? फैट पाई जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या देखोगे? विटामिन्स वगैरह हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, पोषक पदार्थ जो है, वो भी इसी प्लाज्मा में, लेकिन इनका परसेंट जो है वो बहुत ही, मतलब आप 90 और 10% में आप देख पा रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है। बहुत कम है लेकिन बहुत बड़े स्तर पर इनकी अगर उपलब्धता देखी जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए जो, मतलब ये मान लीजिए कि जितनी डिमांड है उस डिमांड को कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। तो और क्या चीजें हैं? नंबर 3 पे अगर बात की जाए, इसी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ के अंदर और क्या चीजें हैं, तो आप देखोगे कि यूरिया वगैरह है, हालांकि बहुत कम है ना, मतलब 0.5% अगर बात की जाए तो यूरिया है, यूरिक जो एसिड वगैरह है, ठीक है, अमोनिया वगैरह है ना। ये सब भी कहाँ मौजूद है? तो इसी कार्बनिक जो अपन बात करते हैं, ऑर्गेनिक जो है, जो मटेरियल है, उसके अंदर शामिल हो जाता है नंबर 3 पर, ठीक है। और हॉर्मोन्स वगैरह हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स वगैरह भी कहाँ इंक्लूड रहेंगे? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हॉर्मोन्स वगैरह हैं, ठीक है। और क्या चीजें हैं? तो अकार्बनिक में जब बातें करते हैं हम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जब बातें करते हैं, तो यहाँ पर 1%, देखो कार्बनिक कितना है, तो लगभग 7 से 8% तो कार्बनिक पदार्थों की बातें की जाती है, और लगभग 1 से 2% बातें की जाती है इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में कौन कौन है? तो आप देखोगे ये जो सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, इसके अलावा बात करें कॉपर है, जिंक है, इसके अलावा बात करें फॉस्फेट वगैरह है, इसके अलावा बात करें अपन बाइकार्बोनेट्स वगैरह हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, ये मिनरल्स, ये आयंस, ये भी यहीं ब्लड के अंदर मौजूद रहेंगे। तो प्लाज्मा वाला मैटर हमें समझ में आ रहा है। 50% प्लाज्मा है, 45% जो है वो रुधिर कणिकाएं हैं। तो दोनों का परसेंट अगर जोड़ा जाए तो कितना होता है? 55 एंड 45 कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। तो अब देखो प्लाज्मा 55 है, तो प्लाज्मा में भी हम 2 डिवाइडेशन कर देते हैं। एक पर अपन बात करते हैं जल की, और नंबर 2 पे अपन बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की या कंपोनेंट्स की। तो वाटर कितना है? 90% है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कितने हैं? तो 10% है। इनमें भी ऑर्गेनिक का परसेंट कितना है? 7 to 8 है, और इनऑर्गेनिक का जो परसेंटेज है वो 1 से 2% है, ठीक है। तो प्रोटीन वाला भाग समझ में आ रहा है पूरा। न्यूट्रिशनल जो कंपोनेंट्स हैं, है ना, जहां से पोषक पदार्थ जुड़े हैं, तो उनका भी मैटर समझ में आ रहा है। 3rd, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनकी बातें भी हमें समझ में आ रही है। प्लस नंबर 4 पे हमने बात कर ली है इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो आयन हैं, खनिज तत्व हैं, ये सारी बातें भी हमें समझ में आ रही है। मतलब प्लाज्मा हमारा कवर है। प्लाज्मा का अब ये हल्का जो पीला रंग कहाँ से आया है? ये पीला रंग कहाँ से आया है? लाइट येलो कलर जो होता है प्लाज्मा का, हमें पता है ये कहाँ से आया है। तो आप क्या देखोगे कि जब आरबीसी का विघटन होता है, आरबीसी का जब ब्रेकडाउन होता है, तो आपको पता होगा कि 2 प्रकार के यहाँ पर मटेरियल बनेंगे हमारे सामने। आप देखोगे एक बनेगा बिलीरुबिन, और एक बन के आता है हमारे सामने क्या? बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। तो
बिलीरुबिन जो है वो कैसा पिगमेंट देता है, तो हम कहेंगे येलो कलर, ठीक है। पीला रंग जो होगा वो बिलीरुबिन की वजह से होगा, ठीक है। तो ये हल्का जो पीला रंग आया है ना प्लाज्मा के पास में, हल्का पीला ये जो कलर आया है प्लाज्मा के पास में, ये किसकी वजह से आया है, तो आप कहोगे बिलीरुबिन की वजह से। कई दफा पूछा गया है, ठीक है। इसी प्रकार बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर के लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्रीन कलर आप देखोगे जब आप पढ़ते हो क्या पित्ताशय पढ़ते हो, तो वहां पर पित्त रस का स्टोर होता है। पित्त रस बाइल जूस बनाया किसने, तो लीवर ने बनाया। स्टोर कहाँ होगा, तो हम कहेंगे गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। पित्ताशय के अंदर जो है स्टोर तो होगा, लेकिन उसका रंग हरा कैसे हुआ, तो हम कहेंगे बिलीवर्डिन के कारण। अच्छा, बिलीवर्डिन आए कहां से, जब आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ, जब आरबीसी टूटी, ठीक है, और तोड़ने का काम, विघटन का काम लीवर ने कर दिया, प्लीहा ने कर दिया। समझ में आ रहा है, तो ये कलर भी समझ में आ रहा है, हल्का पीला क्यों है। अच्छा, प्लाज्मा का नेचर क्षारीय क्यों है, ये भी बात समझ में आनी चाहिए। क्षारीय क्यों है, तो क्षारीय इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है उनका नेचर भी कैसा है, क्षारीय है। तो प्लाज्मा का नेचर भी कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। ये पानी कहाँ से आया, वाटर 90% पानी प्लाज्मा के पास कहाँ से आया, तो ये भी हमें समझ में आ रहा है कि जो हम पानी पीते हैं उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अधिकांश पानी जो है, पहली डिमांड क्या है कि 70% का जो बैलेंस है वो बॉडी में बना रहना चाहिए। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल दिया जाएगा बाहर एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। पहली प्राथमिकता क्या है, 70% पानी बॉडी को चाहिए, तो वो उसे दो पहले, ठीक है। अगर मान लो पानी की कमी है, तो आप एक चीज नोटिस करते होंगे, हमारी जो यूरिन बनती है, हमारी जो मूत्र बनती है, उसका मतलब रंग भी थोड़ा डार्क येलो हो जाता है और सांद्रित होता है। वो यूरिन भी कैसी होती है, सांद्रित होती है। मतलब उसमें वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बैलेंस बनाया जाता है वर्गों के द्वारा। पहली डिमांड तो क्या है कि बॉडी को 70% पानी अवेलेबल करवाना है। तो वो पानी 70% अवेलेबल कहां से होगा, तो हमने जो पानी पिया है उसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है अमाशय के द्वारा, छोटी आंत्र के द्वारा, बड़ी आंत्र के द्वारा। वहां से उस पानी को ब्लड जो वेसल्स होती है वहां डाल दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है वहां पर। और जो वाटर की जो 90% जो डिमांड है उसको हमेशा बरकरार रखा जाता है, ठीक है। और ये सारी प्रोटीन मैंने बता ही दिया कहां से बनता है, लीवर ने बनाया है इसको, प्लाज्मा कोशिकाओं ने बनाया है। और ये बेचारे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, कोलेस्ट्रॉल ये भी बने तो नहीं है, लेकिन इनको कैसे भी करके ब्रेक डाउन किया गया है और सरल रूप में तोड़ा गया है, ठीक है। ये हमने फूड के साथ लिए, ठीक है। फूड में थोड़े ये कॉम्प्लेक्स जो है स्टेज में थे, इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया डाइजेशन के द्वारा, और वहां से ये हमें मिले, ठीक है। और ये यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया ये कहां से बने हैं, तो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम को जरूर देखें, वहां आपको पता चलेगा कि ये यूरिया कैसे बनता है, यूरिक एसिड कैसे बनता है, अमोनिया कैसे बनता है। ये सारी बातें आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में मिल जाएगी। और ये मिनरल वगैरह हम फूड के साथ में लेते ही हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा वाला मैटर समझ में आ रहा है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रुधिर कणिकाओं की बातें करते हैं। मतलब ब्लड कार्पसूल्स हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। यहां से भी कई दफा देखो, यहां सवाल कहां से बनेगा, एक तो परसेंट को जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, परसेंट को याद रखें, कितना परसेंट प्लाज्मा का है, कितना परसेंट ब्लड कार्पसूल्स का है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये याद रखें कि वाटर का परसेंट कितना है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का परसेंट कितना है, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का परसेंट कितना है, नंबर 2। नंबर 3 आप याद रखें प्रोटीन कौन कौन सी है और प्रोटीन का काम, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोटीन का काम पूछा गया है कई दफा कि बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन जो है, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली एल्ब्यूमिन का काम क्या है ना। तो परसेंट नहीं पूछेगा, किसने बनाया ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि एल्ब्यूमिन का काम क्या है। ये जरूर पूछेगा कि ग्लोबुलिन का काम क्या है, फाइब्रिनोजन का काम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है। ये आपसे जरूर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ
और क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस यहाँ बनेगा हीमेटोक्रिट को, या जरूर याद रखें परसेंटेज को क्या कहा जाता है, प्रतिशतता को क्या कहा जाता है ब्लड कार्पसूल्स की, तो हीमेटोक्रिट। ठीक है, आप ये भी जरूर याद रखें प्लाज्मा का जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है, किस वजह से होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ स्टार बना देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बिलीरुबिन की वजह से यहाँ कलर कैसा होगा, लाइट येलो होगा, तो किसकी वजह से होगा, बिलीरुबिन की वजह से होगा। साथ में बिलीवर्डिन आया है तो मैंने बताया है आपको कि इसका कहाँ रोल है। तो ये बातें हैं प्लाज्मा को लेकर के। अब हम थोड़ी बातें कर लेते हैं ब्लड कार्पसूल्स पर, मतलब रुधिर कणिकाओं पर। क्लियर है, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं और थोड़ा आगे बढ़ने की, इन क्वेश्चनों पर जरूर फोकस कीजिएगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं मतलब इनको आप ब्लड कार्पसूल्स कह सकते हो या कोशिकाएं कह सकते हो। ठीक है, जनरल बातें होगी, बस वो आपको पता रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, नंबर 1 अपन बात करते हैं आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है और यहां पर इसको अपन नाम दे देते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब वैसे रेड भी कहा गया है और खाली जो स्थान होता है उसको भी इरिथ्रो ही कहा जाता है। साइट का मतलब कोशिका होती है, इरिथ्रोसाइट। नंबर 2 बात की जाए WBC, जिसको कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में क्या, ल्यूकोसाइट। जहां पे भी ल्यूको वर्ड मिले मतलब सफेद है ना, व्हाइट कलर के लिए ल्यूको वर्ड लिया जाता है। हालांकि इसको कहने में तो ये कहा जा सकता था WBC को कलरलेस सेल, लेकिन ये ज्यादा सुनने में भी अच्छा नहीं, इसलिए इसको रंगहीन कोशिका कह दिया, सफेद कोशिका कह दिया। ठीक है, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स कह दिया गया है, वास्तव में इसका कोई कलर ही नहीं है WBC का। ठीक है, ल्यूकोसाइट, साइट जहां पे भी दिखे, साइट, ये साइट वर्ड जहां पे भी दिखे मतलब ये मान लेना है कि कोशिका की बात की जा रही है। और ल्यूको का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, सफेद होता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप याद रखें पट्टिकाणु। पट्टिकाणु इनको कहा जाता है प्लेटलेट्स, इनको कहा जाता है प्लेटलेट्स। इनको साइंस की भाषा में कहा जाता है क्या, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की हमारे सामने ब्लड सेल्स हैं, रुधिर में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट, जिनके नाम, टेक्निकल नाम, ये जो साइंटिस्ट नेम है ये आपको पता होने बहुत जरूरी है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। अब क्या पता करना है, अब इनका परसेंट पता कर लेते हैं। देखो इरिथ्रोसाइट का जो परसेंटेज है ना वो 99% है, 99%। और इन दोनों को मिला करके, पट्टिकाणु को और WBC को मिला करके ये दोनों कितना है, 1%। इन दोनों का अगर परसेंट देखा जाए, ल्यूकोसाइट का और थ्रोम्बोसाइट का, तो ये दोनों 1% ही हैं। बाकी 99% भाग किसका है, आरबीसी का। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम बातें कर लेते हैं आरबीसी पर। ठीक है, फिर हम ल्यूकोसाइट पर भी चर्चा करेंगे, प्लेटलेट्स पर भी करेंगे। तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इनमें आप एक चीज देखोगे कि यहां पर केंद्रक जो होता है आरबीसी में, केंद्रक अपसेंट, यहां पर भी प्लेटलेट में भी आप देखोगे केंद्रक अपसेंट होगा, लेकिन यहां ल्यूकोसाइट में केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, केंद्रक अपसेंट। लेकिन अपवाद जरूर याद रखें, अपवाद जरूर याद रखें। अपवाद में आप याद रख सकते हो ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित, केंद्रक उपस्थित। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
नंबर 1 पॉइंट समझ में आ रहा है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरी चीज क्या याद रखोगे, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, हम सिर्फ और सिर्फ आरबीसी पे चर्चा कर रहे हैं, जीवन काल कितना है तो 120 डेज जो होता है, 120 दिन जो होता है वो इसका जीवन काल होता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे अगर बात की जाए, तो आप याद रखें आरबीसी का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन तीनों का निर्माण कहां से होता है, बोन मैरो से होता है। आप ये चीज याद रखें स्पेशली, चाहे वो आरबीसी है, चाहे वो डब्ल्यूबीसी है, चाहे वो प्लेटलेट्स है, तीनों का निर्माण होता है बोन मैरो से, मतलब अस्थि मज्जा से। कौन सी अस्थि मज्जा, तो आप याद रखें रेड बोन मैरो। दो तरह की बोन मैरो होती है, येलो बोन मैरो जो बीच में है, जो किनारों की तरफ है वो रेड बोन मैरो। तो बोन्स जो लंबी अस्थियां होती है, उन लंबी अस्थियों के किनारों पर पाई जाती है रेड बोन मैरो। ठीक है, उसी रेड बोन मैरो के द्वारा ये तीनों प्रकार की सेल्स बनती है। ठीक है, अभी एक दो डाउट और क्लियर किए जाएंगे। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा द्वारा होता है, अस्थि मज्जा द्वारा होता है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्रूणावस्था में जब हम मां के गर्भ में पल रहे होते हैं उस टाइम में, लेकिन भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करता है, तो आप याद रखिएगा यकृत द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। भ्रूणावस्था में जब हम गर्भ में पल रहे होते हैं उस टाइम में आरबीसी का निर्माण कौन करता है, तो आप याद रखें लीवर करता है। इसलिए लीवर को क्या कहा जाता है, हीमोपोएटिक अंग, हीमोपोएटिक अंग भी कहते हैं। हीमो मतलब ये हीमोग्लोबिन से जुड़ा है और जो ब्लड से भी जुड़ा है। ठीक है, अच्छा, आरबीसी जो है इसके अंदर आप देखोगे कि एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका कि नाम है, इनको एक बार मैं रफ कर देता हूं क्योंकि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं आरबीसी के बारे में, फिलहाल हम आरबीसी पर बात कर रहे हैं। तो अगले पॉइंट की अगर बात की जाए आरबीसी को लेकर के, तो यहां आप आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहोगे, भाई जन्म स्थली पता चल गई तो कब्र भी तो पता चल जानी चाहिए। कौन है, प्लीहा। स्प्लीन को क्या कहा गया है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। आरबीसी के पास में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है, तो आप याद रखिएगा हीमोग्लोबिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्टकट में कुछ ऐसे लिखा जाता है HB करके। ठीक है, इसको अगर मैं दो पार्ट में तोड़ने की कोशिश करूं तो एक निकल के आता है हीम और एक निकल के आता है ग्लोबिन। ठीक है, अब बात करें हीमोग्लोबिन जो है, हीम क्या है, ग्लोबिन क्या है, तो हीम क्या है, एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन कौन है, ग्लोबिन है। अब ये हीम किससे बना है, तो आप कहोगे Fe+2 आयन से बना है, और ग्लोबिन किससे बना है, तो प्रोटीन से बना है। प्रोटीन किससे बना है, अगर एक हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो उसमें क्या मौजूद रहेंगे, 4 तो रहेंगे Fe+2, और 4 ही क्या पाई जाएगी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाएगी जो मिलकर के क्या बना देगी, ग्लोबिन प्रोटीन बना देगी। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल और दिमाग में आता है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है।
हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो यह ऑक्सीजन का परिवहन करती है। सबसे बड़ा काम ऑक्सीजन का परिवहन करती है। मतलब आप एक चीज याद रखिएगा, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं का, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, मित्रता होती है, बंधुता होती है ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की। लेकिन हीमोग्लोबिन से भी अच्छी फ्रेंडशिप, मित्रता जो है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, CO। ठीक है, उसका परसेंटेज हमारे इन्वायरमेंट में बहुत कम है, ना के बराबर है। तो वो अगर अच्छी बंधुता है भी तो वो किस काम की, क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद ही नहीं है तो वो फिर किससे जुड़ेगी? समझ में आ रहा है? CO। अगर ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड है तो पहली प्राथमिकता हीमोग्लोबिन किसको देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को देगा। ठीक है, अब क्या जानना है, हीमोग्लोबिन जो है इसका परसेंट कितना है? हीमोग्लोबिन का परसेंट कितना है हमारी बॉडी के अंदर? तो आप याद रखिएगा, एवरेज अगर बात की जाए ना, 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। एक स्वस्थ मानव की बात की जाए तो 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml जो है ये एवरेज रहता है इतना। फीमेल में थोड़ा कम रहेगा, है ना, 12 to 14। लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर 16 या 15 के अराउंड होना चाहिए। और उसके लिए उनको आयरन की टेबलेट खाने के लिए सजेशन दिया जाता है। ठीक है, ताकि उनमें हीमोग्लोबिन बढ़े, है ना, ब्लड की मात्रा बढ़े। ठीक है, फोलिक एसिड दिया जाता है। ठीक है, तो 12 से 16 ग्राम पर 100 ml जो है ये हीमोग्लोबिन का आपको पता रखना है रेशियो। आगे थोड़ी और बातें करूं मैं, इसको थोड़ा मुझे रफ करना पड़ेगा। आरबीसी के बारे में ही हम बातें कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आरबीसी का जो क्वांटिटी है वो कितनी है। अगर मैं बात करूं इन मेल, अगर पुरुष की बातें की जाए, पुरुष में कितना है तो 5.5 मिलियन पर mm³ आप याद रखें। ठीक है, या आप याद रख सकते हो 50 से 55 लाख प्रति घन mm, आप ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, हाँ, इन फीमेल के केस में बात की जाए तो आप याद रख सकते हो 40-45 लाख, या आप कह सकते हो 4 to 4.5 मिलियन में पूछा जाए तो 4.5 मिलियन, और लाख में पूछा जाए तो 40 से 45 लाख mm³। ठीक है, तो ये काउंटिंग भी हमें पता होनी चाहिए आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी के बारे में थोड़ी और जनरल बातें पता कर लेते हैं कि इनका जो रेशियो है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो 1-2 बार पूछा गया है। तो जहां आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात की जाती है, इनके अनुपात की बात की जाती है, जहां 600 आरबीसी है वहां पर ओनली फॉर 1 क्या है? डब्ल्यूबीसी है। ये रेशियो पूछा गया है तो आप याद जरूर रखें। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो क्या है? तो 600 आरबीसी है, जहां वहां पर ओनली फॉर 1 क्या है? डब्ल्यूबीसी है। और क्या जान लेना है आपको? देखो, आरबीसी जो है कब्रिस्तान इसका प्लीहा है। आरबीसी में पाया जाने वाला वर्णक हमें समझ में आ रहा है, हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कितना परिवहन कर पाता है? तो एक अकेला हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं का जो है परिवहन कर पाता है। कितना हीमोग्लोबिन होता है हमारे बॉडी के अंदर? तो 12 to 16 जो है ग्राम जो है वो होता है पर 100 ml। एक चीज और, हीमोग्लोबिन का मापन किया जाता है किसके द्वारा? तो आप याद रखिएगा, एक हीमोमीटर है जिसका नाम है सेहेली हीमोग्लोबिनोमीटर। इस सेहेली हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा जो है हीमोग्लोबिन का
मापन किया जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन मौजूद है। ठीक है, आरबीसी के बारे में लगभग बातें समझ में आ रही है। आकार जरूर याद रखिएगा, आकार बताना भूल गया मैं आपको। आरबीसी का जो आकार है, आरबीसी का जो आकार है वो कैसा है, तो आप याद रखिएगा उभयावतल, उभयावतल मतलब बाइकॉनकेव जिसको कहा जाता है, बाइकॉनकेव कहा जाता है। उभयावतल इसका आकार हो गया। किसने बनाया, तो बोन मैरो ने बनाया, लेकिन भ्रूणावस्था में किसने बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट, तो लीवर ने बनाया। उसको क्या नाम दे दिया गया, तो हीमोपोएटिक ऑर्गन नाम दे दिया गया। याद रखिएगा आरबीसी के पास में केंद्रक नहीं पाया जाता, प्लेटलेट के पास भी केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन डब्ल्यूपीसी के पास केंद्रक मौजूद है। ठीक है, आप ये भी याद रखें। लेकिन अगर प्लांट के केस में पूछा जाए, पौधों के केस में पूछा जाए, हालांकि यहां से जुड़ी चीज नहीं है लेकिन फिर भी बता दूं, फ्लोएम की, फ्लोएम जो संवहन उत्तक है, उस फ्लोएम की जो चालनी नलिकाएं होती है उनके पास में भी क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। क्वांटिटी भी समझ में आ रही है, वर्णक वगैरह, कब्रिस्तान कौन है, कहाँ से निर्माण हुआ है, तो बोन मेरो, कौन सी बोन मेरो, तो रेड बोन मेरो, तो ये लगभग बातें हमें समझ में आ रही है। एक चीज वो याद रखिएगा, आरबीसी जो होती है ना, इस आरबीसी की सतह पर है ना कौन पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा एंटीजन पाए जाते हैं जो ब्लड ग्रुप से जुड़े होते हैं। हम जब एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ेंगे या जब ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, और प्लाज्मा में जो मौजूद है या सीरम में जो मौजूद है वो एंटीबॉडी होती है। ठीक है, एंटीजन कहाँ मौजूद है, तो आरबीसी की सतह पर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, संख्या, काउंटिंग, सारी बातें समझ में आ रही, तो अब हम चल लेते हैं थोड़ा किस पर, डब्ल्यूबीसी पर। ठीक है, तो आरबीसी का काम भी समझ में आ रहा है। सबसे मेजर काम क्या है इसका, तो ब्लड का जो है, ऑक्सीजन का जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है, क्योंकि इसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। तो वही हीमोग्लोबिन एक्चुअल में क्या करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डब्ल्यूबीसी पर। हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। ये जनरली दो तरह की है। एक अपन बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, और एक अपन बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट। मतलब ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या हो गया, कणिकीय, और एग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या हो गया, अकणिकीय। ठीक है, इतना याद रख पाओगे। डब्ल्यूबीसी कितना परसेंट है इसका, टोटली कितना परसेंट है, तो लगभग 0.5% के अराउंड। डायरेक्ट संख्या याद कर लेना, कितनी पाई जाती है, 10,000 प्रति घन mm क्यूब जो है इसकी काउंटिंग होती है, संख्या होती है। आकार कैसा है, तो अनियमित आकार है। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा था, तो हम कहेंगे बाइकॉन्वेव, कॉनकेव, यानी कि उभयावतल आकार था, तस्तरीनुमा। अनियमित आकार है ना। कलर कैसा है, तो आप याद रखिएगा रंगहीन होती है, रंगहीन। प्लस मैं यहां लिख सकता हूं केंद्रक युक्त, केंद्रक पाया जाएगा, केंद्रक युक्त। सबसे बड़ी बात केंद्रक युक्त है, केंद्रक पाया जा रहा है। लेकिन आरबीसी के पास भी केंद्रक नहीं है और प्लेटलेट्स के पास भी केंद्रक नहीं है। केंद्रक युक्त है, रंगहीन है, कोई कलर नहीं है, इरेगुलर इसका शेप है। कितनी क्वांटिटी है, तो 10,000 मतलब प्रति घन mm³ के अराउंड इसकी जो काउंटिंग होती है। दो तरह की है, कणिकीय और अकणिकीय। कणिकीय में बात की जाए ना, तो आप तीन चीजें याद रखें। नंबर 1 न्यूट्रोफिल, ठीक है। नंबर 2 बात करें तो एसिडोफिल,
या इसी को कहा जाता है इयोसिनोफिल। नंबर 3 पे मैं बात करूं तो बेसोफिल। बेसोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, जिसको इयोसिनोफिल भी कहा जाता है, और नंबर 3 बेसोफिल, ठीक है। अच्छा, अकणिकीय में बात की जाए ना तो नंबर 1 पे बात की जाती है मोनोसाइट, जिसको हिंदी में कहा जाता है एक केंद्र काणु। एक केंद्र काणु, ठीक है। नंबर 2 पे बात करूं तो लिम्फोसाइट, जिसको कहा जाता है हिंदी में क्या, लसीकाणु। इसके 2 टाइप्स निकल के आते हैं। नंबर 1 टी लिम्फोसाइट, नंबर 2 निकल के आती है कौन सी, बी लिम्फोसाइट। तो ये आपके सामने ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, यहां पर क्या है, कुछ सेल्स नजर आ रही है, ठीक है। अब इनके परसेंट की बात कर लेते हैं तो 65% तो कौन है, कणिकीय, और बाकी बची 35% कौन मौजूद है, 35% किसका भाग है, तो अपन कहेंगे अकणिकीय। यहां पर 65%, 65% कौन मौजूद है, तो कणिकीय। न्यूट्रोफिल की बात की जाए तो 62% कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंट, मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट परसेंट भी पूछा जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज पूछा जाता है, कितना परसेंट है डब्ल्यूबीसी का, न्यूट्रोफिल का कितना है, एसिडोफिल का कितना है, बेसोफिल का कितना है, ये सारी बातें पूछी जाती है। एसिडोफिल का कितना है, बेसोफिल का कितना है, तो ये भी आप याद रखें। एसिडोफिल का जो परसेंट है वो लगभग 2.5 के अराउंड है, 2.5 के अराउंड है, और लगभग 0.5% जो है, 0.5% जो है वो बेसोफिल का है। 35 यहाँ मोनोसाइट का जो परसेंट है वो ओनली फॉर 5% है, आप याद रखें, ओनली फॉर 5%, मोनोसाइट ओनली फॉर 5%, और 30%, 30% कौन मौजूद है, तो आप कहोगे लिम्फोसाइट। 30 एंड 5 कितना हो गया, 35%, 62, 2.5 एंड 0.5 कितना हो गया, 65%। तो परसेंट तो क्लियर हो रही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनको ग्रेन्युलोसाइट क्यों कहा, क्योंकि इनकी कोशिकाओं के, इन कोशिकाओं में, इन तीनों में, इन तीनों के साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाएगा, क्या पाए जाएंगे, तो हम कहेंगे ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, मतलब कुछ कणीय रचनाएं पाई जाएगी। यहां पर कणीय रचनाएं साइटोप्लाज्म में नहीं पाई जाएगी। ये तो हो रहा है हमारा नाम क्लियर। अकणिकीय क्यों कहा, इसको कणिकीय क्यों कहा, ये हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। कणिकीय WBC, ठीक है, इसको क्या कह दिया, अकणिकीय WBC, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल क्यों कहा, तो एक चीज समझनी है बहुत ही इजी वे के अंदर। न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल जो है मतलब ये किसी भी प्रकार के, चाहे वो एसिड नेचर का कोई अभिरंजन है, चाहे वो बेसिक नेचर का, ठीक है, जहां से इसको अभिरंजित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजकों से ये अभिरंजित हो सकती है, मतलब इसको कलरफुल करके देखा जा सकता है, अभिरंजित किया जा सकता है। एसिडोफिल जो है ना, वो सिर्फ एसिड मतलब अम्लीय, ये एसिडोफिल जो है वो अम्लीय अभिरंजक से क्या होगी, अभिरंजित होगी, और उस अम्लीय अभिरंजक का नाम क्या है, इयोसिन। उस अम्लीय अभिरंजक का नाम क्या है, अम्लीय अभिरंजक का नाम क्या है, तो आप याद रखोगे इयोसिन, ठीक है। इस इयोसिन के द्वारा ये एसिडोफिल क्या हो जाती है, अभिरंजित हो जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एसिडोफिल। इस बेसोफिल को बेसोफिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेसोफिल जो है
क्षारीय अभिरंजक, क्षारीय अभिरंजक क्या नाम है उसका? मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित हो जाती है, इसीलिए इसको क्या नाम रखा गया है? बेसोफिल। बेस का मतलब क्षार होता है, एसिड का मतलब अम्ल होता है, न्यूट्रो मतलब उदासीन होता है। एसिड और बेस दोनों प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित हो रही है, तभी तो न्यूट्रोफिल के दिया। तो ये तो नाम समझ में आ रहे हैं, एसिडोफिल क्यों कहा, बेसोफिल क्यों कहा, न्यूट्रोफिल क्यों कहा। अब हम थोड़ी सी जनरल बातें कर लेते हैं। देखो, न्यूट्रोफिल में जो केंद्रक पाया जाएगा ना, वो 2 से 7 पिंडों में बंटा हुआ होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 2 से 7 केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक एक ही है, लेकिन वो 2 से 7 पिंडों में बंटा हुआ है, यानी पालियों में बंटा हुआ है, यानी लोब्स बने हुए हैं एक केंद्रक के। यहां पर 2 लोब हैं, यहां पर भी 2 ही लोब हैं, किसके? केंद्रक के। ये बात आपको पता रखनी है। प्लस न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल का काम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इनका काम? ठीक है, तो देखो क्वांटिटी पूछे, पूरी डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा प्रतिशतता किसकी है? तो आप कहोगे न्यूट्रोफिल की। सबसे ज्यादा परसेंट में कौन है? तो न्यूट्रोफिल। ठीक है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, इतनी सारी डब्ल्यूबीसी नजर आ रही है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो आप कहोगे मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ी। ठीक है, आपको पूछा जाए सबसे ज्यादा आयु किसकी है? सबसे ज्यादा आयु किसकी है? हालांकि डब्ल्यूबीसी सारी की सारी लगभग 4 से 5 दिन की आयु होती है डब्ल्यूबीसी की, लेकिन फिर भी डब्ल्यूबीसी के अंदर पूछा जाए तो लिम्फोसाइट की आयु सबसे ज्यादा है। लगभग 150 to 200 डेज तक की आयु हो सकती है लिम्फोसाइट की, लेकिन बाकी अदर सेल्स जो हैं उनकी आयु लगभग 4 to 5 डे तक ही होती है। याद रखिएगा, 4 to 5 डे। इनका मतलब क्वांटिटी बढ़ जाती है कब? जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में, जब कोई संक्रमण होता है। काम क्या है? ये शरीर के क्या है? सैनिक कोशिकाएं हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा गया है? शरीर की, बॉडी की जो सोल्जर सेल होती है, कमांडो सेल जो होती है ना, जो लड़ने का काम करती है, जो युद्ध करने का काम करती है। जब बाहर से कोई एंटीजन आता है, कोई रोगकारी आता है, कोई रोगाणु आता है, तो उससे लड़ने में कौन हेल्प करती है? तो हम कहेंगे डब्ल्यूबीसी हेल्प करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डब्ल्यूबीसी का रोल होगा। डब्ल्यूबीसी की संख्या कब कम हो जाती है? डब्ल्यूबीसी की संख्या का कम होना क्या कहलाता है? तो आप याद रखिएगा, ल्यूकोसाइटोपिनिया, 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 ल्यूकोसाइटोपिनिया ये कब होता है? डेंगू जब रोग हो जाता है, डेंगू जब हमने डिजीज पढ़ी थी तब हमने डिस्कस किया था ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइट तो कह दिया इसको, इसीलिए ल्यूको वर्ड आया। ल्यूको का वर्ड मैंने बता दिया कि सफेद होता है, साइटो मतलब कोशिका और पीनिया मतलब संख्या कम हो रही है। तो डेंगू रोग में संख्या कम होती है, ये भी आप पता रखें। प्लस ये जो डब्ल्यूबीसी है शरीर की, मान लिया इसको कि ये मतलब एवेंजर का काम कर रही है, वॉरियर का काम कर रही है, योद्धा की तरह काम कर रही है, लड़ने का काम कर रही है, फाइट कर रही है, इन्फेक्शन के समय सबसे ज्यादा अहम रोल निभाएगी। लेकिन हाँ, संक्रमणकारी जो भी होगा, रोगकारी जो भी होगा, अगर वो ज्यादा हेवी हुआ या वो ज्यादा इसके ऊपर प्रभावी हुआ तो इसकी संख्या जरूर कम हो जाएगी। तो 4 to 5 डे हम एग्जैक्ट ये नहीं कह पाएंगे। हाँ, एंटीजन नहीं आए हैं बॉडी के अंदर तब इसकी जो अगर बात की जाती है तो 4 to 5 डे आयु याद रखिएगा। 4 to 5 डे जो है वो इसका जीवन काल होता है। जिस तरीके से आरबीसी का जीवन काल क्या पता कर लिया था, 120 दिन, 100 to 120 डे। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट अग्रेन्युलोसाइट समझ में आ रहा है, तो हम इसके थोड़े काम पता कर लेते हैं। वर्क क्या है, फंक्शंस क्या है, वो चीजें थोड़ी पता कर लेते हैं। तो देखो, बनाया किसने है तीनों की तीनों ब्लड सेल्स को? तो आप कहोगे रेड बोन मेरो ने। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कई लोग सोचेंगे लिम्फोसाइट को तो हमारी जो
थाइमस ने बनाया है? थाइमस ने नहीं बनाया है। इसको थाइमस में परिपक्वन जो मिलता है, मैच्योरेशन जो मिलता है, ठीक है, वो जरूर मिलता है, लेकिन निर्माण बोन मेरो में ही होगा। ठीक है, तो देखो कणिकीय और अकणिकीय डब्ल्यूबीसी, अगर बात की जाए ग्रेन्युलोसाइट्स की, तो यहां न्यूट्रोफिल का काम बता करते हैं। तो ये काम करती है, मैं यहां लिख लेता हूं, भक्षिकाणु। भक्षिकाणु का मतलब क्या हो गया कि ये भक्षण करने का काम करती है। फेगोसाइटिक नेचर है इसका। फेगोसाइटिक नेचर का मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई एंटीजन आएगा तो उस एंटीजन के विरुद्ध लड़ने का जो काम होगा, वो लड़ने का काम कौन करेगा? तो न्यूट्रोफिल करेगी। लेकिन ये एक मैक्रोफेज जब बन जाएगी जब ये मोनोसाइट के साथ मिल जाएगी। मोनोसाइट और ये न्यूट्रोफिल दोनों मिलकर के शरीर की जो प्रथम जो सुरक्षात्मक पंक्ति होती है इम्यूनिटी के लेवल पर, वो बनाने का काम करेगी। ठीक है, जब पैरासाइटिक जो अटैक होता है या भक्षिकाण जो एंटीजन्स का या बाहरी रोग कारकों का जब अटैक होता है, तब ये न्यूट्रोफिल कोशिका के आर पार जाकर के, इसमें आर पार, न्यूट्रोफिल में आर पार जाने की क्षमता होती है, कोशिकाओं के आर पार जा पाने की क्षमता होती है। तो इसीलिए ये न्यूट्रोफिल जो है, इसको अपन कह सकते हैं कि ये भक्षिकाणु नेचर की है। ठीक है, फेगोसाइटिक नेचर की है। एसिडोफिल में आप याद रखो, देखो ये ई नजर आ रहा है ना, ई से आप याद रखें, एलर्जी के टाइम सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। एलर्जी के टाइम इसकी संख्या बढ़ जाएगी और उस एलर्जी को कम करने का जो काम होगा, प्रदाह संबंधी, मतलब जो इन्फ्लामेंट्री जो सूजन वगैरह होती है, या जब पैरासाइटिक अटैक होता है ना, जब संक्रमण होता है, एलर्जी, वह संक्रमण के समय बहुत ज्यादा ये प्रभावशाली तरीके से अपना इफेक्ट दिखाती है। कौन? इयोसिनोफिल, मतलब एसिडोफिल। स्पेशली कहां? एलर्जी के टाइम। पूछा गया सवाल है, एलर्जी के समय कौन सी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है या कौन सी डब्ल्यूबीसी प्रभावी होती है? तो आप याद रखें, इयोसिनोफिल से ई निकल के आ रहा है, तो एलर्जी याद रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? रह जाएगी। बेसोफिल, बेसोफिल, इसका काम आप देखिएगा, इसके द्वारा हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ये तीन चीजें बनाई जाती है। हिपेरिन बॉडी के अंदर ब्लड का थक्का नहीं बनने देगा। हिपेरिन बॉडी के अंदर थक्का बन गया तो आप ये मान लीजिए कि ब्लड वेसल्स कहीं ना कहीं बैरियर आ जाने के कारण हमें हार्ट अटैक हो सकता है, या कोई भी ब्रेन फेल हो सकता है, कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता है। समझ रहे हो? तो हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, वैसोकंस्ट्रक्टर मतलब रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में इस बेसोफिल की बहुत बड़ी हेल्प होती है। हाँ, कहीं ना कहीं यह फेगोसाइटिक नेचर की भी होती है, लेकिन जनरली इसका जो काम होगा, हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का क्या करना? स्राव करना। ये काम किसका होगा? बेसोफिल का होगा। ठीक है, ये काम पता रखें। मोनोसाइट, इसका नेचर भी कैसा है? भक्षिकाणु नेचर। यहां मैं लिख सकता हूं भक्षिकाणु प्रवृत्ति मतलब ये मोनोसाइट को लगा अगर कि सामने वाला जो भी शत्रु है, दुश्मन है, जो भी एंटीजन जो बॉडी में आ गया है, फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में आ गया है, जो रोगाणु अंदर आ गया है, वो प्रभावशाली है, तो ये मोनोसाइट इस न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर के एक वृहत भक्षिकाणु का निर्माण करेगी, है ना। बड़ी तो है ही है, आकार में सबसे बड़ी कौन है? मोनोसाइट है। और जब ये दोनों मिल गए आपस के अंदर, तब ये दोनों मिलकर के उस फॉरेन पार्टिकल के साथ, उस एंटीजन के साथ में फाइट करने का काम करेगी। बड़ी प्रभावशाली तरीके से काम करेगी ये मोनोसाइट। इसके अंदर देखो, अकणिके मतलब कणिकाएं तो पाई नहीं जाएगी, मतलब इनके साइटोप्लाज्म में किसी भी प्रकार की ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जाएगी, और केंद्र एक ही होगा और एक ही पाली में होगा, या तो गोल होगा या अंडाकार होगा, दोनों के अंदर। ठीक है, एक चीज समझिएगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, यहां आप क्या देखोगे, पूरी मोनोसाइट और एक केंद्रकाणु लिम्फोसाइट की बात की जाए तो इनका परसेंट आप याद रखिए 5% और ये 30%।
लिम्फोसाइट जो है ये दो प्रकार की होती है। आप देखोगे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बनाया तो हमें पता है बोन मेरो ने, रेड बोन मेरो ने, लेकिन लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इनको डिफरेंस कैसे किया गया है? टी लिम्फोसाइट जो है ना, इनका मैच्योरेशन, परिपक्वन कहाँ हुआ है? तो थाइमस ग्रंथि में, हमारे वक्ष भाग में, हृदय के पास में एक ग्लैंड पाई जाती है थाइमस, उसमें इसका क्या हुआ है? लिम्फोसाइट का क्या हुआ है? कौन सी लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट का क्या हुआ है? परिपक्वन, मैच्योरेशन हुआ है। लेकिन बी लिम्फोसाइट का निर्माण और मैच्योरेशन दोनों कहां हुए हैं? बोन मेरो के अंदर। इसीलिए क्या नाम दे दिया? बी लिम्फोसाइट। दोनों का काम क्या है? दोनों का काम क्या है? एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करना और साथ में फाइटिंग का जो काम है, लड़ने का जो काम है, या प्रतिरोध का जो काम है, प्रतिरोध का काम मतलब जो भी बाहर से संक्रमण आया है उस संक्रमण को रोकने में लसिकाणुओं की बहुत बड़ी हेल्प होती है। तभी तो कहा जाता है कि हमारी जो ये थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि, ये वृद्धावस्था तक जब हम पहुंचते हैं तब इसका आकार छोटा हो जाता है, पतले धागे जैसा हो जाता है। अभी अच्छे से डेवलप है, लेकिन एक समय आएगा तब इसका आकार पतले धागे के जैसा हो जाएगा, और उस टाइम के अंदर थाइमस ग्रंथि अपना काम करना बंद कर देगी, थाइमोसिन हार्मोन नहीं बनेगा और टी लिम्फोसाइट भी नहीं बन पाएगी। तो वृद्ध व्यक्तियों में कोई भी रोग आसानी से हो जाता है, ठीक है ना, कोई भी अटैक, संक्रमण, इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ ठीक है, WBC के और भी कई सारे प्रकार हैं, तब सेफ्टी मिल जाती है, वरना टी लिम्फोसाइट के बेस पर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी उनको नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो वृद्धावस्था में जो ज्यादा चांसेस होते हैं। खैर, काम की बात थी, लिम्फोसाइट समझ में आ रहा है, टी और बी लिम्फोसाइट समझ में आ रहा है, ग्रेनुलोसाइट और लगभग बातें हमारी क्या है, क्लियर है, ठीक है। हम चलते हैं प्लेटलेट्स पर, हम बातें कर लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। पट्टिकाणु, पट्टिकाणु जो है ना, इसको जो बनाने वाला है कौन है? बोन मेरो। लेकिन एक्चुअल में आपको मैं एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो प्लेटलेट है ना, टुकड़े हैं, टुकड़े। किसके टुकड़े हैं? तो मैं बता दूं आपको, थ्रोम्बोसाइट। ये जो अपनी रेड बोन मेरो है ना, ये तो मैंने बता ही दिया कि इसी रेड बोन मेरो में तीनों प्रकार की ब्लड सेल्स बनती है। लेकिन इस रेड बोन मेरो में जो सेल बनती है, प्लेटलेट्स जो बनती है, जो एक सेल बनती है, उसका नाम क्या है? सॉरी, माफ कीजिएगा, मेगा कैरियोसाइट। ये मेगा कैरियोसाइट सेल जो है, जब विभाजित होती है और जो टुकड़े बन जाते हैं, विभाजित होने के बाद जो टुकड़े बनते हैं, वो टुकड़े ही एक्चुअल में क्या है? विभाजित होने पर जो टुकड़े बनते हैं, वो टुकड़े ही एक्चुअल में क्या है? प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो हम कहेंगे रुधिर का थक्का बनाना, ब्लड की क्लोटिंग करने में बहुत बड़ी हेल्प है इस प्लेटलेट की, ठीक है। अब क्या याद रखना है वो चीज देखो। एक तो आप याद रखिएगा, प्लेटलेट्स में केंद्रक जो है वो उपस्थित रहेंगे, केंद्रक, सॉरी माफ कीजिएगा, केंद्रक अब्सेंट रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या, काउंटिंग पता कीजिएगा, 1.52 2.5 जो लाख है प्रति घन mm³ की बात की जाए तो ये काउंटिंग आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा काउंटिंग किसकी है? अवरोही क्रम में लिखो तो आरबीसी के बाद में WBC, सॉरी प्लेटलेट,
प्लेटलेट के बाद में बात करो तो WBC का नंबर आता है। तो जो ब्लड सेल्स हैं सबसे ज्यादा काउंटिंग में कौन है? RBC, उसके बाद में कौन है? प्लेटलेट, उसके बाद में कौन है? WBC। ठीक है, ये तो हमें पता है 45 to 55 लाख प्रति घन mm है। प्लेटलेट्स कितनी है? 1.5 to 2.5 लाख प्रति mm3। अच्छा, WBC की बात की जाए तो ये 8 से 10,000 की काउंटिंग में पाई जाती है प्रति घन mm की बात की जाए तो। ठीक है, तो इस चीज को भी आप फोकस रखें। प्लेटलेट समझ में आ रहा है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये कब हो जाएगा? तो मतलब आप एक डिजीज, पट्टिकाणुओं की संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या, है ना, डेंगू के अंदर आपने सुना होगा, डेंगू के अंदर, ठीक है, तो डेंगू के अंदर जो है इसकी संख्या कम हो जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं उसको। एड्स के अंदर WBC की संख्या कम हो जाती है तो उसको ल्यूकोसाइटोपिनिया कहा जाता है, ल्यूकोसाइटोपिनिया। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वर्ड यूज लेंगे अपन, प्लेटलेट की जब संख्या कम हो जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, मेजर काम पता चल ही रहा है, ब्लड की क्लोटिंग करना है, काउंटिंग समझ में आ रही है, न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है वो एब्सेंट है। ये सारी बातें जो है ब्लड के संगठन पर थी, ब्लड पर थी। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा या तो ब्लड ग्रुप पर, RH कारक पर, है ना, और ब्लड जो है ग्रुप के साथ साथ में हम ब्लड डोनेट वगैरह है, कैसे क्या किया जाता है, रक्त अपोहन है, काफी सारी बातें हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।